नमस्कार, मैं संतोष कुमार हरिद्वार इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को डाई एथिल ईथर के बारे में बताएंगे। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। डाई एथिल ईथर पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि इसका नाम तंत्र क्या है और डाई एथिल ईथर कैसे हम बनाते हैं। तो आज हम डाई एथिल ईथर के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। देखिए ये सोडियम एथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड के साथ भी इसे बना सकते हैं। पिछली वीडियो में बनाए थे आप, जैसे C2H5 कैसे बनाते हैं, इसको बनाने की विधि देख लीजिए। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। C2H5O सोडियम एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड को जब हम एथिल आयोडाइड C2H5O एथिल आयोडाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो भी आपका जो प्राप्त होता है C2H5O C2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड। इसी को हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। दूसरी कंडीशन होती है दूसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन को आप देखिए, क्योंकि डाई एथिल ईथर जो है ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक ये पूछा जाता है इसके अंदर। तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, विशेष रूप से इसमें देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे है। तो ये आपको सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ भी क्रिया करेंगे तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है एथिल एल्कोहल के साथ C2H5OH। जब हम C2H5 के 2 मॉलिक्यूल ले करके इसे हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, एथिल एल्कोहल को जब हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो भी ये आपका जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। या यूं कह लीजिए कैसे, ये ऐसे करके एक एक करके हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए C2H5 H2SO4 ये 100 से लेकर के 110 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। C2H5 SO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट
ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसमें से पानी बाहर निकल जाता है H2O। कैसे? यह एक हाइड्रोजन और OH मिल करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसी को मिटा के हम देखते हैं, फिर करते हैं। ये C2H5OH, फिर उसके बाद हम C2H5SO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में फिर C2H5 का हम क्रिया करते हैं, और इसका टेम्परेचर आप देखिए 140 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब हम एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस, तो वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में हम एथिल एल्कोहल को डालते हैं और 140 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं, जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह डाई एथिल ईथर में कन्वर्ट हो जाता है और H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि एथिल एल्कोहल कितनी डिग्री सेल्सियस पर बनता है, तो आप बताएंगे 140 डिग्री सेल्सियस। डाई एथिल ईथर जो है 140 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, जबकि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। तो ये कभी कभी एक आध नंबर पूछता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर बनता है, तो आप बताएंगे 140 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे ये एथिल एल्कोहल, और ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 140 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिलकर के H2SO4 बना लेता है और C2H5 यहाँ पर लग जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। यही है डाई एथिल ईथर। ये आपका डाई एथिल ईथर है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कहा जा रहा है बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखिए और अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं समझ में आता कमेंट करिए, ठीक है। तो ये आपका C2H5 और OH, या इसको जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसके पहले आप H2SO4 के साथ क्रिया कराए थे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था। अब इसी को फिर हम H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका जो है डाई एथिल ईथर बनता है। अब देखिए प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, अब इसकी हम प्रयोगशाला विधि बताएंगे। ये बनता कैसे है, विधि के आधार पर देखिए। प्रयोगशाला में हम देखेंगे कि हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। इस आसवन फ्लास्क को हम किसी स्टैंड पर हम इसे कर देते हैं। ये बालू उष्मक होता है क्योंकि सब कुछ कांच का बना होता है, और यहाँ पर थिसिल कीप लगा देते हैं, क्योंकि इसमें H2SO4 जब गिराया जाता है तो ऐसे गिरना चाहिए कि बिल्कुल नीचे, नहीं तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा और आसवन फ्लास्क आपका टूट जाएगा, इसलिए इसको जो है इस तरह लगाएंगे। यहाँ से एक जो है नली जो है निकास नली लगा देते हैं, और इस निकास नली में संघनित्र लगा देते हैं ताकि जल को अवशोषण करते रहे। और इसको एक ग्राही के साथ हम जोड़ देते हैं, और ग्राही को जो है हम एक पात्र में रख देते हैं, और इस पात्र में हम बर्फ रख देते हैं, बर्फ, क्योंकि डाई एथिल ईथर जो है यदि थोड़ा सा भी गर्मी लगेगी तो ये उड़ जाता है।
डाई एथिल ईथर का भौतिक गुण आपको मैं बताऊंगा कि यह जो है थोड़ा सा भी प्रकाश के संपर्क में आया कि ये उड़ने लगता है पेट्रोल की तरह, क्योंकि पेट्रोल से ही बना है, एथिल अल्कोहल से ही बना होता है। इसको हम बर्फ में इकट्ठित करते हैं। अब यहां पर ये संघनित्र है, इसको कहते हैं संघनित्र। ये आपका ग्राही हो गया, और ये आसवन फ्लास्क हो गया। ये अब बालू उष्मक हो गया। यहां पर इसको हम स्टैंड पर जो है जोड़ देते हैं, यहां पर भी इसे हम जोड़ देते हैं ताकि ये जो है, अब देखिए इसमें हम जो है क्या डालते हैं, C2H5OH एथिल एल्कोहल, और यहां से जो है हम H2SO4 जो है यहां से इसमें प्रवाहित करते हैं, और ये जाकर के यहां जाता है, और इनको जो है हम गर्म करते हैं एक स्पिरिट लैंप लगा करके। यहाँ पर लिख दीजिए C2H5OH एथिल अल्कोहल और आपका H2SO4। इसकी मात्रा जो होती है वो 2 संबंध 1 के अनुपात में होती है, यानी आपका जो एथिल अल्कोहल होता है वह 2 भाग होता है और H2SO4 आपका 1 भाग होता है। तभी ये 2 बार एथिल अल्कोहल जो क्रिया करता है H2SO4 के साथ। पिछले आप जो है रिएक्शन में आपने देखा होगा कि आप देखिए कैसे, एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि ये आपका जो है C2H5OH को हम H2SO4 के साथ जब करते हैं 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके ये OH के साथ जो है बना लेता है क्या, पानी बना लेता है। तो ये C2H5SO4 प्लस H2O, ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब इसी को जो है 140 डिग्री सेल्सियस फिर C2H5OH मीन C2H5OH का मतलब एथिल अल्कोहल दोबारा ले लिए, और फिर हम जो है C2H5SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पिछले ही अभी बताए थे इसके पहले, तो ये आपका C2H5O C2H5 फिर H2SO4 बाहर निकल जाता है। इसको पहले मैंने बताया था डाई एथिल ईथर, समझ में आई बात। तो यह 140 डिग्री सेल्सियस बन गया। तो यहीं पर आपको बताया जा रहा है इसे कि एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल जो है इसको हम, इसकी मात्रा 2 होती है और उसका 1। तो इस तरह आप जो प्रयोगशाला में बता सकते हैं। अब इसके बाद भौतिक गुण देखिए। भौतिक गुण का मतलब हो गया इसकी भौतिकता क्या है। तो इसका रंग जो होता है रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, और इसकी अवस्था द्रवित होती है, और इसे हम प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं तो ये बिल्कुल जो है उड़ने लगता है, और हाथ पर लेने पर यह बिल्कुल ठंडा का स्वभाव होता है इसका, ठीक है, बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। इसकी जो टेम्परेचर होता है, जो क्वथनांक होता है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका भौतिक गुण है, ठीक है। अब इसके बाद हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा चाक ले आइए तो ऑपरेटर साहब, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखिए कई तरह से हम कर सकते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पहला नंबर है रासायनिक गुण में, यहां से लिख लीजिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
यानी कि PCl5 जब डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए C2H5O C2H5, इसको हम PCl5 के साथ हम क्रिया कराते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है C2H5Cl, 2 मॉलिक्यूल बनता है, यानी एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड। और उसके बाद PCl5 है तो यहाँ पर PCl3 हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ POCl3, मीन्स इसको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड। ये तो हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर। अब इसके बाद आप कराएंगे दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं क्रिया तो देखिए क्या होता है, C2H5 O C2H5 प्लस HI के साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहां पर प्राप्त हो जाता है एथिल आयोडाइड। क्या प्राप्त हो गया, हम एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और इसके बाद एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए C2H5I, इसको कहेंगे एथिल आयोडाइड, अंग्रेजी में लिख देते हैं, एथिल आयोडाइड। और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर के C2H5OH बनता है, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल। तो ये आपका जो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है एथिल क्लोराइड और एथिल अल्कोहल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा है H2O के साथ। तीसरा है C2H5O, C2H5 को हम जब H2O के साथ क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या प्राप्त होता है उसको हम देखते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है शुद्ध रूप से। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चौथी कंडीशन होती है, ये आपका डाई एथिल ईथर है और पानी के साथ। चौथी कंडीशन होती है कि जब हम इसका अंधेरे घरों में क्लोरीनीकरण कराते हैं, यानी क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, C2H5O C2H5 का हम Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका क्या प्राप्त होता है, ये रिएक्शन के द्वारा हम देखेंगे। देखिए इसकी हम संरचना बनाते हैं कैसे, CH3 CH2O CH2 और CH3। अब इसको हम Cl2 के साथ जब हम कराएंगे, क्लोरीनीकरण कराते हैं अंधेरे घरों में, तो यह कंडीशन होती है अल्फा और बीटा। ये अल्फा होता है और बीटा कार्बन, यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन होता है, यही बीटा कार्बन।
तो अल्फा पर जो है क्लोरीन का क्लोरीनीकरण होता है, मीन्स हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित होता है। किस तरह होता है देखिए, यहाँ पर पहला क्लोरीनीकरण करेंगे तो इस कंडीशन में CH3CH और यहाँ पर Cl हो जाएगा और O, फिर उसके बाद CH2CH3, इसको कहेंगे अल्फा 1 क्लोरो डाई एथिल ईथर, अल्फा 1 क्लोरो डाई एथिल ईथर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन होगी कि फिर और उसके बाद HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है, प्रतिस्थापित कर देता है। दूसरी कंडीशन होती है, इसी को देखिए दूसरी कंडीशन कहाँ होती है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, वहां होता है। उस कंडीशन को हम फिर दोबारा लेते हैं, दोबारा क्लोरीनीकरण किया जाता है तो CH3CH, ऊपर चाहे नीचे क्लोरीन को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CHO, अब यहाँ पर CH2CH3 और प्लस Cl2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट होता है इसके साथ, और बाकी सब उसी तरह लिख देंगे। CH, ये Cl हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CH हो गया, यहाँ पर Cl क्या हो जाता है, ये Cl इस पर अटैक हो जाएगा और ये आपका CH3 हो जाएगा प्लस, यह Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, किसका, डाई एथिल ईथर का। अब इसका नाम हो जाएगा 1 अल्फा अल्फा करेंगे, अल्फा 1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, यहां पर अल्फा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। इस कंडीशन से आप देखेंगे कि ये क्लोरीनीकरण करने पर जो है ये प्राप्त हो जाता है डाई एथिल ईथर का। उसी के आधार पर आप देखेंगे, अब इसका लास्ट रह गया उपयोग। तो डाई एथिल ईथर का उपयोग क्या है, डाई एथिल ईथर का उपयोग लास्ट टॉपिक है। तो डाई एथिल ईथर का उपयोग में देखिए, पहले वसा, रेजिन, ठीक है, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ये विलायक निष्कर्षण के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, विलायक निष्कर्षण। और तीसरा जो है, इसका उपयोग हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में भी किया जाता है, ग्रिग्नार्ड संश्लेषण में भी किया जाता है। तो ये इसका उपयोग है। अब इसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज आपने क्या पढ़ा, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको डाई एथिल ईथर की दो विधियां बताई थी, एक सोडियम एथॉक्साइड। इस सोडियम एथॉक्साइड को जब हम एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन बताया हमने कि डाई एथिल ईथर को एथिल एल्कोहल को जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और फिर उसको हम जो है हाइड्रोजन एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इस तरह जो है आपका जो है एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। प्रयोगशाला विधि में बताया गया है कि जब हम डाई एथिल ईथर को आसवन फ्लास्क के दूध भरते हैं, दो कंडीशन में एथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फेट को हम 2:1 के अनुपात में
हम आसवन फ्लास्क में लेकर के बालू उष्मक के द्वारा हम गर्म करते हैं। गर्म करने के दौरान जो है हम देखते हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 110 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जबकि 140 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर बनता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ कि डाई एथिल ईथर जो होता है 140 डिग्री सेल्सियस बनता है। कई बार परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसके बाद ये डाई एथिल ईथर दो संबंध 1 के अनुपात में बनता है। अब इसके बाद प्रयोगशाला विधि आपको बताया, और भौतिक गुण में आपको बताया गया कि हाथ पर लेने के बाद जो है प्रकाश में उड़ जाता है, हाथ को ठंडा महसूस करता है। इसकी जो टेम्परेचर क्वथनांक होता है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। रासायनिक गुण में आपको बताया गया है कि यदि इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन हमने बताया कि एथिल आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं तो आपका एथिल एल्कोहल पड़ता है और एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर तीसरी कंडीशन आपको बताया कि पानी के साथ क्रिया करते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमने चौथी कंडीशन कराया कि चौथी कंडीशन में हम क्लोरीनीकरण करते हैं। जब क्लोरीनीकरण करते हैं तो ये आपका जो है 1,1 डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसी तरह एस्टिल क्लोराइड के साथ भी क्रिया कराई जाती है। एस्टिल क्लोराइड के साथ हम क्रिया करा देते हैं, लास्ट एक छूट गया था, एस्टिल क्लोराइड यानी C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl। जब एस्टिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, C2H5 CH3COO C2H5, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट अब प्लस आपका एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और आपका C2H5Cl ये एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये भी आप कंडीशन देख लीजिए कि जब एस्टिल क्लोराइड को डाईएथिल के साथ क्रिया करते हैं तो ये ऐसे प्राप्त होता है। तो इस तरह आप जो है सारा रिएक्शन आपको मैंने बता दिया, और सारे रिएक्शन को धीरे धीरे आप वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए, स्वस्थ रहेंगे तो इसी तरह ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। बंद करिए।